हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम यहाँ पर मध्यकालीन जो भारत है उसका एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। इस क्रैश कोर्स में आप मध्यकालीन भारत का एक संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, वो भी बहुत ही शॉर्ट नोट्स के द्वारा। यहाँ पर मैं जो नोट्स आपके सामने लाया हूँ वो मेरे खुद के नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, किसी की कॉपी नहीं की है। अब देखिए नोट्स को मैंने बनाया कैसे है, इस चीज़ को समझिए। मैंने क्या किया है, बहुत सारी किताबों का एक निचोड़ लेकर के उसको शॉर्ट फॉर्म में रखा है। जैसे कि किताबों में मान लो किसी किताब में 20 पन्ने का कोई मैटर है, तो उसको मैंने शॉर्ट लिख लिख के 5 पन्ने का कर दिया है ना। बातें सारी वही लिखी हैं, अब उन नोट्स को समझना आपके लिए है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाया हूँ, मैं अपने खुद के नोट्स आपके सामने लाया हूँ। मतलब आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ उन नोट्स से, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए बहुत ही, अगर आप पूरा नोट्स पढ़ लेते हैं तो मिडियावल हिस्ट्री आपको बहुत ही कम समय में पूरी याद हो जाएगी, पूरी आप पढ़ लेंगे, है ना। मिडियावल हिस्ट्री हम यहाँ पर संघर्ष के युग से स्टार्ट करेंगे। संघर्ष का युग, जैसा कि आपको पता है, लगभग 1000 ईस्वी से लगा करके चलता है ये मुग़ल काल तक, या मुग़ल काल के बाद भी जाता है, मराठों के उत्कर्ष तक पूरी मिडियावल हिस्ट्री जाती है। तो हम संघर्ष के युग से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, जहाँ से क्या हुआ है, अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ है। तो भारत में जहाँ से अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ है, वहाँ से हम इसका प्रारंभ करेंगे। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि ये बहुत ही शॉर्ट नोट हैं, और इन नोट्स की मदद से आप समझ लो बहुत ही कम समय में किसी चीज़ को कवर कर पाएंगे। अब हो सकता है कि इसके पार्ट ज़्यादा आएँ, पार्ट 1 आ सकता है, पार्ट 2 आ सकता है, मतलब जितने पार्ट्स में ये पूरी कंप्लीट होगी उसमें मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने टॉपिक्स लिखे हैं कि इस पूरी सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम भारत में अरबों के आक्रमण से प्रारंभ करेंगे कि भारत में किस प्रकार से अरबों का आक्रमण हुआ। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, ठीक है, अरब थे, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद महमूद गजनबी को पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, फिर सल्तनत काल को पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य का भी अध्ययन करेंगे, बहमनी राज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इधर स्वतंत्र प्रांतीय जो राज्य बन गए, ठीक, अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया, उसके बारे में जानेंगे। फिर सूफी आंदोलन के बारे में समझेंगे, भक्ति आंदोलन भी जानेंगे। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मुग़ल साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसकी चीज़ को भी समझेंगे। और फिर मराठों का उत्कर्ष भी हम समझेंगे। तो मिडियावल हिस्ट्री में आपको इतने एटलीस्ट टॉपिक कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। और मेरी बात मानिए, ये सारे वही मैंने टॉपिक यहाँ पर रखे हैं जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाई देखिए, ये सारे टॉपिक वही आ गए जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसके बाहर आप कहाँ लेके जाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी आपको मिडियावल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इसके बाद एक क्रैश कोर्स में मॉडर्न हिस्ट्री का भी लाऊँगा, फिर एक क्रैश कोर्स मैं आपके सामने जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसका भी लाऊंगा। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से हम पूरी तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अभी तक जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने कुछ भी पढ़ा नहीं है, एकदम नील है, इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं कि प्राचीन भारत क्या होता है, मध्यकालीन भारत क्या होता है, या आधुनिक भारत क्या होता है, तो प्लीज़ करके इस वीडियो को ना ही देखें तो अच्छा है ना। इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्हें केवल एक सरसरी नज़र से रिवीजन करना है, पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन उनको करना है। तो रिवीजन करने वाले छात्रों के लिए ये रामबाण समझ लो वीडियो होने वाली है। और परीक्षा में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो उसके पहले अगर आपने देख लिया तो समझ लो ये एकदम बीमारी का इलाज है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम भारत पर अरबों के आक्रमण से। सबसे पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे, भारत पर अरब किस प्रकार से आए, किस प्रकार से अपना उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, और किस प्रकार से
धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता का भी विस्तार किया। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ओके, एक बात समझिए, अगर हम अरबों के आक्रमण की बात करें तो अरबों का आक्रमण जो है वो हमें देखने को मिलता है दो प्रकार से। एक तो अरब मुस्लिम, है ना, इस चीज़ को समझिए कि भारत पर अरबों का आक्रमण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे? अगर हम अरबों की बात करें तो देखिए ये क्या थे, ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो दो प्रकार से आए थे। एक तो अरब मुस्लिम थे, अरब मुस्लिमों का आक्रमण, और दूसरे जो थे यही तुर्की मुस्लिम आक्रमण थे। तो दो प्रकार से आक्रमण होता है, एक तो अरब मुसलमानों का आक्रमण हुआ, दूसरा तुर्की मुसलमानों का आक्रमण हुआ। तो अगर हम बात करें पहले भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी की, ठीक है, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक, अब था क्या, इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर, ध्यान रखना नाम, राजा दाहिर, ठीक है, सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके थट्टा के पास एक जगह पड़ती थी देवल बंदरगाह, ठीक, ध्यान रखना, थट्टा के पास एक जगह पड़ती थी देवल बंदरगाह, उसको जीत लिया था। देवल बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह को जीता था। और इस जो युद्ध हुआ था, है ना, जो युद्ध हुआ था किसके बीच में? राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 712 ईस्वी में। इस युद्ध को कहा गया था रावर का युद्ध। क्या कहा गया था? रावर का युद्ध। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो रावर का युद्ध, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का ये पहला अरब मुस्लिम आक्रमण था। तो इस हिसाब से पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भी कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। समय 712। कहाँ पर? थट्टा के पास एक जगह पड़ती है देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह को इसने जीत लिया था। देवल बंदरगाह के यहाँ का राजा कौन था? दाहिर, ठीक है। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? रावर का युद्ध। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो अब समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अगर तुर्की मुस्लिम आक्रमण की बात करें, तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात करें तो इसमें मोहम्मद गजनबी का एक इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनबी तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी, मोहम्मद गोरी, और इसी में आपके आ जाता है, इसके बाद चालू होगी आपकी दिल्ली सल्तनत, है ना। सबसे पहले महमूद गजनबी की आप आक्रमण पढ़ेंगे, जिसने 1000 ईस्वी से लगा करके 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया, है ना, ध्यान रहेगा। महमूद गजनबी, ठीक। महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन? महमूद गजनबी। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद आप पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी के बाद किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्रारंभ हुई, दिल्ली सल्तनत के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई, ये आप जानेंगे। तो भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ समझ गए? दो प्रकार से आक्रमण होता है, एक तो अरब मुस्लिम जो थे उन्होंने आक्रमण किया, दूसरे जो तुर्की मुस्लिम थे उन्होंने आक्रमण किया। तुर्की मुस्लिमों में आप ध्यान रखना, महमूद गजनबी, क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनबी कौन था? एक तुर्क शासक था, ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी था। इसके बाद मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी था, और यहीं से तुर्कों के द्वारा क्या किया गया? दिल्ली में जो सल्तनत कालीन भारत हम पढ़ते हैं उसकी स्थापना की गई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई तुर्कों के द्वारा। इधर अगर हम अरब मुस्लिमों की बात करें तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसने राजा दाहिर को पराजित किया था थट्टा में, ठीक है, और उसके द्वारा देवल बंदरगाह को जीत लिया था, और इस युद्ध को कहा गया था रावर का युद्ध। तो इतनी बातें आपको इस पेज से ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको बताया गया है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बता दिया। क्या बता दिया कि 712 एडी में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर के साथ इसने रावर का युद्ध या रेवर का युद्ध लड़ा। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य इसका क्या था, सिंपल सा उद्देश्य समझिए। देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो था एक कट्टर अरब मुस्लिम शासक था, कट्टर अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, एक तो धन दौलत लूटना था। भाई धन दौलत को लूट करके ही ये क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। अब साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। भाई सैनिक ही तो युद्ध लड़ने जाएंगे, और सैनिक कहाँ से आएंगे? जब उनको पैसा मिलेगा, ठीक है, जब उनके पास हथियार होंगे, तलवार होंगे, तभी तो वो युद्ध लड़ पाएंगे। तो उसके लिए धन दौलत जो खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा? तो धन दौलत वो लूटने आया था भारत में, है ना। धन दौलत को लूटने आया था और साथ में अपने इस्लाम का प्रचार भी करने आया था, है ना। तो बात समझ में आ गई। तो धन दौलत को लूटना उसका उद्देश्य था, धर्म का प्रचार करना उसका उद्देश्य था। और सबसे देखिए तात्कालिक कारण समझिए। हमने आपको क्या बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया। किसको पराजित किया? राजा दाहिर को पराजित किया। और राजा दाहिर को पराजित करके उसने देवल बंदरगाह को जीत लिया। तो देवल बंदरगाह को जीत लिया, इसके पीछे एक कहानी थी। कहानी क्या थी ये समझिए। देखिए इराक के शासक जो थे अल हज्जाम, क्या नाम था? इराक के शासक थे अल हज्जाम। तो अल हज्जाम के जहाज को राजा दाहिर ने भी कभी लूटा था। इराक के शासक थे जो अल हज्जाम, उनके जहाज को इन राजा दाहिर ने भी कभी लूटा था। तो उसी चीज़ का गुस्सा था उसके अंदर, उसी चीज़ की क्या थी, वो बदला लेना चाहता था कि तुमने हमारे राजा का जहाज लूटा था, तो हम कैसे तुमको छोड़ दें भैया, हम तुमको कैसे छोड़ दें। तो इसीलिए उसने क्या किया, सीधा राजा दाहिर को अपना टारगेट बनाया कि इसको मुझे तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। और उसको हराया, देवल बंदरगाह को अपने नाम कर लिया। और इस युद्ध को क्या कहते हैं? रावर का युद्ध या रेवार का युद्ध। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप इतनी सारी बातें जान गए। आगे बात करते हैं। अब जब 712 ईस्वी में उसने राजा दाहिर को हराया, इसके एक साल के उपरांत मतलब 713 ईस्वी में ही इसने क्या किया, मुल्तान जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता था उस पर भी इसने कर दिया अटैक, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें अली अहमद के चचनामा से मिलती है, ठीक है। देखिए इसकी जो जानकारी है, इसने प्रथम मुस्लिम आक्रमण इसने किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये था। ये सारी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ध्यान रखना, जो रचयिता हैं बिलादुरी, क्या नाम है? बिलादुरी नामक जो बिलादुरी लेखक हैं द्वारा रचित पुस्तक है फुतह अल बलदानी। क्या है? फुतह अल बलदानी, ठीक है। इनकी पुस्तक फुतह अल बलदानी और जो चचनामा है इससे मिलती है इसकी जानकारी। तो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है चचनामा, इससे जानकारी मिलती है क्या, इसके जितने भी आक्रमण हुए उसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कि अरब आक्रमणकारियों का भारत पर प्रभाव क्या हुआ। जब अरब आक्रमणकारी यहाँ पर आए तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखना, भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में इस्लाम को पहली बार जाना लोगों ने, तो इस्लाम का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान भी इन्होंने किया। जैसे कि आपको बता दें कि सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊँट के पालने की प्रक्रिया शुरू की, है ना। पहली बार सिंधु क्षेत्र में जजिया कर भी लगाया गया
और दिरहम नाम का सिक्का भी चलाया गया। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो ऊँट पालने की प्रथा भी इन्होंने प्रारंभ करी, खजूर की खेती भी इन्होंने स्टार्ट करी, दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन किया और जजिया कर को भी लगाया, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। और खजूर की खेती कहाँ प्रारंभ करी थी? सिंधु क्षेत्र के आसपास में। वहीं से ही इन्होंने ऊँट पालने की प्रथा भी प्रारंभ की थी और जजिया कर भी पहली बार अरबों के द्वारा लगाया गया और दिरहम नाम की मुद्रा का भी प्रचार किया गया। दिरहम नाम की मुद्रा भी यहाँ पर चलाई गई। अब देखिए, ज्ञान का अगर हम प्रकाश की बात करें, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान कहाँ से आया? अब देखिए, भारत को इन लोगों ने कुछ शब्द दिए, जैसे कि एक मानसून और मानचित्र। मानचित्र कला के बारे में भी भारत को बताया और मानसून शब्द जो कि अरबी शब्द है, ये भी भारत को समझ में आया। अब भारत से ये लोग क्या क्या लेके गए? भारत से दशमलव प्रणाली को इन्होंने लिया, है ना। दशमलव प्रणाली को अल ख्वारिज्म के द्वारा लिया गया और इसी अल ख्वारिज्म के द्वारा ये अरब से कहाँ चली गई? यूरोप के पास चली गई, है ना। तो ये कुछ ज्ञान का इन्होंने विकास किया, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ और साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ लेन देन हुआ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी साहित्य की, तो साहित्य में देखिए क्या हुआ। साहित्य में इन्होंने आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, पंच संहिता हो गया, इस सब का क्या किया? अरबी में अनुवाद किया। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। क्या लिखा है? अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया, है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ें तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत की बात करें, चरक संहिता की बात करें, सुश्रुत संहिता की बात करें, पंचतंत्र की बात करें, इसका भी अरबी में अनुवाद किया गया। तो देखिए, अरबों के आक्रमण करने से भारत में क्या क्या परिवर्तन हो गया? बहुत सारा परिवर्तन हो गया। कौन कौन सा परिवर्तन हो गया भाई? अरबों के द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ वो इस्लाम का यहाँ पर क्या हुआ? प्रचार प्रारंभ हो गया। इस्लाम का प्रचार प्रारंभ हो गया। इस्लाम के प्रचार के बाद खजूर की खेती देखो पता हो गई, सिंध क्षेत्र के आसपास की खजूर की खेती कैसे होती है। ऊँट पालने की प्रथा प्रारंभ हो गई, है ना। जजिया कर भी लगाया गया। जजिया कर को लगाने के बाद दिरहम नाम का सिक्का भी चलाया गया। दिरहम नाम का सिक्का चलाने के बाद कुछ शब्द हमको मिले, जैसे कि मानचित्र मिला, मानचित्र कला हम जान गए, मानसून जान गए, और जो हमारे द्वारा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि दशमलव संख्या का ज्ञान उनको हुआ, है ना, और उसी के द्वारा वो धीरे धीरे यूरोप में फैली। तो इन सब चीज़ों का परिवर्तन हो रहा था इंडिया के क्षेत्र में और उनके क्षेत्र में भी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आपके इतिहास के सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में, जिसको कहते हैं बुत सिकन, है ना। कभी सुना है तुमने शब्द ये बुत सिकन? बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक, है ना। मूर्ति भंजक भी इसको कहा जाता है। उसने सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण भी किया था 1018 ईस्वी में कन्नौज पर, हैं, और 1025 पर उसने तो सोमनाथ को ढा दिया बुरा। अब हम बात करने जा रहे हैं महमूद गजनबी की। चलो महमूद गजनबी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महमूद गजनबी आखिर कौन था। देखिए, महमूद गजनबी की अगर हम बात करें तो अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले समझिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना जो कि एक तुर्क सरदार अलप्तगीन के द्वारा की गई। राजधानी उसकी कौन थी? गजनी थी, जो कि अफगानिस्तान में पड़ती है। अब ये समय की बात कब हो रही है? 932 की बात हो रही है। 932 की बात हो रही है, 932 ईस्वी की बात हो रही है। उसी के जो दामाद था 977 में,
कौन? अलप्तगीन का जो दामाद था, दामाद भी था गुलाम भी था, दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर क्या किया? ढिशक्याओं आक्रमण कर दिया, है ना, जयपाल पर आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम कौन हुआ? तुर्की मुस्लिम कौन हुआ? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कौन है? महमूद गजनबी के पिताजी। महमूद गजनबी के पिताजी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तुर्की मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो कहलाए। इतनी बात आप समझ गए? तो इन्हीं का पुत्र कौन आएगा? इन्हीं का पुत्र आएगा मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद करें महमूद गजनबी। बात समझ में आ गई इतनी? तो महमूद गजनबी का आपने थोड़ा पास्ट समझ लिया। अलप्तगीन का गुलाम सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी। आगे बढ़ें। अब देखिए सुबुक्तगीन ने क्या किया, जो हिंदू शाही राजवंश के राजा थे जयपाल, उनको जब हरा दिया तो इसके बाद 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी शासक बना। अब शासक बनने के बाद इसको उपाधियां भी मिली। तो बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको अल आदिल बिल्लाह की उपाधि दी गई। देखिए यहाँ पर जितनी भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके लिए, आप मानिए, बहुत ही रामबाण पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक एक करके ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न कब आया है। अगर ये बताने बैठूँगा तो टाइम इतना देखो भाई नहीं है, परीक्षा का समय नज़दीक है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो सारे पॉइंट आपको बताने नहीं बैठूँगा कि ये भी आया है, इसको नोट कर लो, वो सब कुछ नहीं, ठीक है। तो बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको अल आदिल बिल्लाह की उपाधि दी गई और साथ में यामीन उद दौला की भी उपाधि मिली, यामीन उद मिनहाल की भी उपाधि मिलाई और सबसे पहला सुल्तान यही कहलाया। तो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसको प्राप्त हुई? महमूद गजनबी को। अन्य उपाधियाँ इसको क्या मिलती थी? गाजी की भी उपाधि इसको प्राप्त हुई और स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था बुत सिकन, जिसको क्या बोला जाता है? मूर्ति भंजक की भी उपाधि इसको दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत पर गजनबी के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं। ये आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए भारत पर 17 आक्रमण किए। ये किसने बताया? इतिहासकार हेनरी एलियट के द्वारा ये बताया गया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, है ना, सारे ध्यान रखना। चलिए अब उन आक्रमणों का आखिर कारण क्या था? ये जो आक्रमण करता था भारत पर, उनका कारण क्या था? तो कारण सिंपल सी बात है कि धन को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, है ना, और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जो एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करना, इतनी सी बात है। तो ध्यान रहेंगे, इतनी बातें ध्यान रखेंगे, इसकी उपाधियों को ध्यान रखना और 17 बार इसने आक्रमण किया, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में, है ना। महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमणों को हम यहाँ से समझेंगे। तो देखिए भारत में अधिकांश जो आक्रमण होते थे वो खैबर दर्रे का प्रयोग करके होते थे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि खैबर दर्रे से ही मध्य एशिया का रास्ता होकर के जाता था, तो खैबर दर्रे का प्रयोग होता था। ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से ही जो आक्रमणकारी आए वो खैबर दर्रे का प्रयोग करके ही आए। जो इसका प्रथम आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पेशावर व अन्य इलाके में इसका आक्रमण हुआ। अब देखिए दूसरा जो 1001 में इसका आक्रमण हुआ, हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ से एक आपको कहानी सुनाते हैं। पहले यार इस चीज़ को पूरा समझ लो। हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, जिनकी राजधानी वहिंद या
उद्भांडपुर होती थी, जो कि पेशावर में पड़ती है। राजा जयपाल ने यहाँ पर क्या किया, आत्महत्या कर ली, है ना, युद्ध हार गया और आत्महत्या कर ली। अब देखिए यहाँ से जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का भी निर्णय किया, है ना, ध्यान रखेंगे। तो जयपाल जब यहाँ से हार गया था तो उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का भी निर्णय किया। इसके बाद जयपाल का पुत्र जो था आनंदपाल, वो शासक बनता है। तो प्रमुख आक्रमण में आप इसका हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो किया गया आक्रमण है, ये ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे इसके आक्रमण देख लेते हैं। अच्छा, अब जब महमूद गजनबी को आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ एक बात ये ध्यान रखना कि आपने कभी अलबरूनी का नाम सुना है। अलबरूनी द्वारा एक लिखित पुस्तक है जिसको किताबुल हिंद बोला जाता है। किताबुल हिंद से क्या होता है, भारतीय इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भारतीय इतिहास की जानने को मिलती हैं। अब ये जो पूरी किताबुल हिंद इसके द्वारा लिखी गई है वो 80 अध्यायों में लिखी गई है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये जो अलबरूनी है, ये जो महमूद गजनबी है, इसके साथ ही भारत में आया है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे इसका जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो 1014 में थानेश्वर में किया गया। चंद्र स्वामिनी मंदिर को, जो कि कृष्ण का मंदिर था, इसको भी लूटा गया। चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूटा गया। 1018 का इसका लूटपाट ध्यान रखना। जो कन्नौज मथुरा का इलाका है, उधर भी गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल को इसने हराया, ठीक है। वहाँ पर भी इसने भरपूर मात्रा में लूट की। अब देखिए ये जो लूट कर रहा है ना, इस लूट को कोई रोक नहीं पा रहा, किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि वो रोक ले। और उस क्षमता को केवल हमें एक ही जो राज्य है वो हमें देखने को मिलता है, वो है अपना ये पंजाब वाला इलाका, जिसका जो मतलब खोखर होते थे, खोखर जनजाति ने इसका विरोध किया था। और खोखरों के विरुद्ध ही इसने आखिरी युद्ध किया, क्योंकि खोखरों ने इसको बहुत परेशान करके रखा था कि हमारे युद्ध में ये खोखर बीच में अड़ंगा लगा देते हैं, है ना। तो बाकी देखो किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि महमूद गजनबी को रोक ले। 1019 और 20 के बीच में कालिंजर अभियान ध्यान रखना, चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ किया। अब जो इसका 16वां युद्ध था 1025 में, इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, है ना। महमूद गजनबी के जो घुड़सवार थे, जो धनुर्धर थे, है ना, इसकी इतनी खतरनाक सेना थी कि इसने क्या किया, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को एकदम विध्वंस कर दिया, है ना। गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर को इसने भरपूर मात्रा में लूटा, है ना। तो सोमनाथ ध्यान रखना कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इसका 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण इसका था। अब जब ये यहीं से वापस जा रहा था, देखिए यहीं से इसकी भेंट होगी खोखरों से। अब जब 16वां आक्रमण इसने किया और यहीं से जब ये वापस जा रहा था, तब इसका विरोध किया खोखरों ने, और खोखरों ने इसको परेशान करके रख दिया। अब ये खिसिया गया कि बेटा तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हुआ क्या, सिंधु नदी के पास जाटों ने इसको लूट लिया, है ना। अब 17वां जो आक्रमण था, इसने 1027 में मुल्तान के पास खोखर जाटों के विरुद्ध किया और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इतनी बातें इसकी ध्यान रखना। बाकी इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, जिनमें से इसने सेना में तिलक नामक एक हिंदू सेनापति भी था इसके यहाँ, ठीक, ये भी आता है। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी इसने चलाए, ठीक, जिनको दिरहम बोला गया। और साथ में ध्यान रखना प्रमुख साहित्यकार इसके यहाँ कौन कौन से, जैसे कि अलबरूनी, तारीख़ हिंद ध्यान रखना अरबी में लिखी गई। फिरदौसी शाहनामा एक महान फारसी ग्रंथ है, तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई। फिरदौसी को ही पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर किसको बोला जाता है,
फिरदौसी को। और आपने सुना होगा, कहते हैं कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, तो कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी पहली बार फिरदौसी ने ही कहा था, है ना। तो इतने सारे पॉइंट जो हैं इस चीज़ से ध्यान रखना। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इस समय के बारे में क्या क्या हुआ, यहाँ पर इस समय हुआ क्या क्या। देखिए 1173 का समय चल रहा है, मतलब ये 11वीं 12वीं सदी का समय चल रहा है। अब 11वीं 12वीं जो सदी थी वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इम्पॉर्टेंट क्यों थी? भारत के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इसी समय भारत में बहुत तेज़ी से स्थापत्य कला का विकास हो रहा था। मंदिर निर्माण शैली का बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा था। उसी में अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करें लिंगराज मंदिर का निर्माण। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी निर्माण इसी सदी में हुआ। जो पुरी का प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ, वो भी इसी सदी में बनाया गया। इसके बाद अगर हम खजुराहो की बात करें, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें, विश्वनाथ मंदिर की बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें, है ना, ये सारे जो मंदिर थे वो इसी काल में बनाए जा रहे थे। और इस काल में जो सबसे बेहतरीन शैली निकल के सामने आ रही थी वो थी नागर शैली। नागर शैली के द्वारा ये सारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। और इस शैली के मंदिरों के निर्माण का जो मुख्य केंद्र होता था वो उत्तर भारत या फिर ये दक्कन का क्षेत्र आता था। अब इसी बीच में हुआ क्या, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद, है ना, जो कि मुइजुद्दीन बिन शाम के नाम से भी जाना जाता था, वो गजनी के सिंहासन पर बैठा। अब जब गजनी के सिंहासन पर ये बैठा तो हमने बताया कि खैबर दर्रे के द्वारा इसने एक बार फिर से भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर कर दिया। खैबर और गोमर दर्रे से क्या हुआ, मुल्तान पर इसने आक्रमण किया, और कारण वही कि धन की प्राप्ति करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब इसने क्या किया, 1175 में जब इसने भारत पर आक्रमण किया, मुल्तान पर आक्रमण किया, खैबर दर्रे से और गोमर दर्रे से ये आया, तो उसने मुल्तान पर ये पहला आक्रमण था। और करमातियों को हराकर ये क्या बन गया, मुल्तान का साम्राज्य इसने प्राप्त कर लिया। मुल्तान का साम्राज्य इसने प्राप्त कर लिया। ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिए आपको क्या है, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है। समझने वाला पॉइंट क्या है कि 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर तो आक्रमण कर लिया, मुल्तान को भी जीत भी लिया। अब बात आई 1178 की। अब 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। और गुजरात पर उस समय शासन कौन चला रहे थे? गुजरात पर उस समय भीम द्वितीय का शासन था, जिनको हम मूल राज के भी नाम से जानते हैं। मूल राज ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया, क्योंकि उस समय जो संरक्षण था वो नायिका देवी के द्वारा किया जा रहा था। भीम द्वितीय केवल एक मूर्ति के रूप में बैठे थे, मेन संरक्षण उसका कौन कर रहा था, उनकी मां नायिका देवी के द्वारा किया जा रहा था। और उनके द्वारा क्या किया गया, इन गौरी भाई साहब को बना लिया गया बंदी। लेकिन पता नहीं क्या होता है, मैं समझ में नहीं आवत है कि कैसे ही लोग काम कर रहे थे। जैसे कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी ने इनको हराया था। मोहम्मद गोरी को उसने हराया था पृथ्वीराज ने। फिर बाद में छोड़ भी दिए। अरे छोड़ काहे दिए? अब यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर जब भीम द्वितीय ने इसको हराया, मोहम्मद गोरी को यहाँ पर हरा दिया भाई। 1178 में ये जो आक्रमण की, 1175 तो जीत के आए थे मुल्तान वाली। अब सोचे थे कि 1178 वाली भी हम जीत लेंगे, लेकिन भीम द्वितीय ने क्या किया, उनको हरा दिया और उनको कर लिया बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद उसको छोड़ भी दिया है ना, छोड़ काहे दिए? चलो कोई बात नहीं। तो माउंट आबू के पास इसकी ये जो थी पहली पराजय थी। ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी की पहली पराजय कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू के पास, है ना। आगे बात करें, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा कि 1178 का जो काल है वो जो मोहम्मद गोरी है वो लड़ाई हार गया है। लेकिन यहीं से दो पिक्चरें चल रही हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। एक पिक्चर कौन सी है? एक पिक्चर ये है कि पृथ्वीराज तृतीय का यहाँ पर उद्भव आपको समझाना पड़ेगा हमें कि पृथ्वीराज तृतीय का उद्भव क्या हुआ, कैसे हुआ, और जयचंद्र का क्या सीन चल रहा है वो भी आपको हमें समझाना पड़ेगा। समझते हैं। देखिए हम सोच रहे हैं कि ये शॉर्ट वीडियो है, स्पीड में ख़त्म होगी, लेकिन ये स्पीड में नहीं जा रही है ना। इस चीज़ का हमें थोड़ा दुख है। अब देखो हुआ क्या, जिन दिनों मुइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कच्छ को पदमार्दित कर रहा था, उन्हीं दिनों मात्र 14 साल का एक किशोर था, अजमेर के सिंहासन पर बैठा था, जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण करके महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया। महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को हरा दिया। अब इसी लड़ाई में बेचारे आला और ऊधल नामक दो भाई थे जो कि लोकगीत के लिए बहुत ही जाने माने थे, उनके बेचारों की मृत्यु हो गई। अब ये बात आपको समझ में आ गई पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, है ना। अब पृथ्वीराज तृतीय ही है जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा है और पृथ्वीराज तृतीय की लड़ाई चल रही है जयचंद्र के बीच में। अब जयचंद्र तो पृथ्वीराज से जीत नहीं सकता है, इसलिए उसने तुरंत डायल किया, डिग 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 डिग, तुरंत डायल किया किसको, नंबर मोहम्मद गोरी को, और कहा मोहम्मद गोरी जी आप हमें पृथ्वीराज से बचा लो, है ना। वो थोड़ा सा सिस्टम दूसरा था, आपको उसके लिए इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, वो कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के बारे में आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी इतिहास में, तब आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तराइन के युद्ध हुए। तराइन के युद्ध आपको जानने पड़ेंगे। 1191 में जयचंद्र के बुलाने पर क्या हुआ, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय इसमें जीत गया और उसका सेनापति कौन था, स्कंद। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अब देखिए तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हो रहा है, पृथ्वीराज के बीच में हो रहा है, और पृथ्वीराज इसमें जीत गया है। अब जब पृथ्वीराज जीत गया तो उसको छोड़ा का है, उसकी गर्दन पे तलवार रख करके उसको छोड़ दिया, जा हम तुम्हें छोड़ते हैं, हम तुम्हें मुक्ति देते हैं। पता नहीं कैसी नीति थी इनकी। आगे देखिए तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय को इसने परास्त कर दिया। अब जब पृथ्वीराज तृतीय को इसने परास्त किया, पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ा और सीधा ले गया। अब चंद्रबरदाई इनके दोस्त थे, तो चंद्रबरदाई ने लिख डाली पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज के बारे में पूरी बात किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने। तो पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर पराजय होती है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। देखिए जयचंद्र ने इसको बुलाया, अब ये जयचंद्र के ऊपर ही चाण भी हावी हो गया। देख लिया ना इसने भारत की पूरा देख लिया कि भारत में बहुत ही अवसर है, अवसर से भरा हुआ है भारत, है ना। तो जयचंद्र को इसने पराजित किया चंदावर के युद्ध में, और गोरी ने यहाँ पर क्या किया, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के भी चलवाए। तो लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के यहाँ से चलाए गए। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राय पिथौरा के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मूल नाम इनका क्या था, पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। दिल्ली के संस्थापक आनंदपाल तोमर इसके नाना थे। से इसको क्या मिला था, दिल्ली और अजमेर का स्थान मिला था राज्य करने के लिए। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया और सेनापति आला और ऊधल की मृत्यु हो गई। आपको हमने बताया महोबा की लड़ाई में, ठीक। अब देखिए दरबारी कवि, इसके ध्यान रखना, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। दरबारी कवि क्या थे, पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई थे इसके एक बहुत ही फास्ट फ्रेंड थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की मृत्यु भी एक ही समय हुई, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की, और एक ही समय इन लोगों का जन्म भी हुआ था। तो बहुत ही एक कोइंसिडेंस है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ से जो वीडियो हो रहा है हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इससे पहले क्या करना, इस वीडियो में जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं उनको पढ़ना, ठीक। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होगा, चिंता मत करो, ठीक। तो सेकंड वीडियो में हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे, बख्तियार खिलजी से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इसके फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
तक्षशिला के बारे में बताएंगे, नालंदा के बारे में बताएंगे, विक्रमशिला के बारे में बताएंगे, वल्लभी के बारे में आपको समझाएंगे। मतलब बहुत सारी भी बातें हैं। तो इतना आप ध्यान रखना कि किस प्रकार से अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ और मोहम्मद गोरी तक हम आ गए हैं। अब मोहम्मद गोरी के बाद हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम आक्रमणकारियों को ही पहले ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए बख्तियार खिलजी को भी पढ़ना बाकी है। तो यहाँ तक हम आज की वीडियो रखते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की आपको क्लास देंगे। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा यहाँ से, ऐसी बात नहीं कि एकदम ना समझ में आए। ठीक, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये काम आपका है, बाकी सारा काम मेरा है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।